कल हमने डिस्कस किया था जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के 3 सोर्सेज हैं हमारे पास: ट्रांजैक्शन, इवेंट्स और उसके बाद कंडीशन। ज़्यादातर जो भी डिस्कस करने वाले हैं या जिन चीज़ों को हमने पढ़ना है वो हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हम इवेंट्स का भी थोड़ा बहुत इसमें पार्ट होगा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो हमें लेक्चर में है या जितने भी हमने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है इसमें ज़्यादातर हिस्सा हमारे पास ट्रांजैक्शंस का आएगा। ट्रांजैक्शन किस क्या चीज़ है जी? ट्रांजैक्शन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स है और उसके साथ इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं? किसी भी दो अशखास के दरमियान माली लेन देन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। Any monetary dealing between two persons or business and person or entity and other organization, so we call transaction. It is called also called accounting transaction. अब हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके आगे उसको फर्दर देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन की कौन सी किस्म है, ट्रांजैक्शन की कौन सी टाइप है। अब ट्रांजैक्शन की दो किस्में हैं या दो टाइप्स की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। एक हो सकती है कैश ट्रांजैक्शन और नेक्स्ट हो सकती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन से फ़िलहाल आप इनके नाम से ही जान गए होंगे कि ये किस किस्म की ट्रांजैक्शंस होंगी। अब वो ट्रांजैक्शंस वो लेन देन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, कैश एट द स्पॉट इन्वॉल्व। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आप लोगों के पास? मिनट। ओके, जस्ट 1 मिनट। समझा कि शेयर हो रही है आप लोगों को। आप बताइए काइंडली, मैंने पहले शेयर नहीं की थी। ठीक है। Two types of transactions. First, cash transaction. Second one, credit transactions. Cash transactions, we purchase a mobile or stationery or something else from shop. हमने कोई भी चीज़ शॉप से परचेज की एंड वी पेड इमीडिएट कैश। हमने फ़ौरन से कैश पे कर दिया। अ बिजनेस एंटिटी परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर एंड पेड इमीडिएटली कैश, तो ये भी हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन होगी। यानी कि अगर किसी बिजनेस ने अपने सप्लायर से, अपने उसको माल देने वाले से या स्टॉक्स किस्ट से जो भी चीज़ परचेज़ की है, अगर उसने एट द स्पॉट उसकी पेमेंट कर दी है तो हमारे लिए कैश ट्रांजैक्शन होगी। अब कैश ट्रांजैक्शन में ज़रूरी नहीं कि उसने अब कैश ही दिया हो, ये भी हो सकता है कि वो उसमें कोई फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दे सकता है, जिसकी सूरत में चेक दे सकता है, प्रॉमिसरी नोट हो सकती है। प्रॉमिसरी नोट तो नहीं होगा, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। इस तरह जो भी चीज़ें जो कि कैश के ज़ुमरे में आती हैं, अगर वो दे रहा है तो हमारे लिए क्या होगी? कैश ट्रांजेक्शन्स कहलाएगी। अब नेक्स्ट वन हमारे लिए हमारे पास है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब एग्जांपल उन्होंने दिए हुए एग्जांपल आप काइंडली देखते जाएं कैश ट्रांजेक्शन्स की। अब कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स क्या है जी? हमारे पास ये एग्जांपल है किस चीज़ की? कैश ट्रांजेक्शन की। अब नेक्स्ट है कैश पे टू, आपने सप्लायर को कैश पे किया है, ये भी आपके पास एक कैश ट्रांजेक्शन है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास स्टाफ सैलरीज पेड। अब स्टाफ की सैलरीज आपने पे की हैं, चाहे वो बैंक से ट्रांसफ़र होगी है, चाहे इन कैश आपने हाथ से कैश दिया है, ये भी क्या होगा आपके पास? काउंट टू काउंट आपने उसमें वो किया है, तो ये भी उसमें वही कहलाएगा, क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगी।
अब नेक्स्ट वन हमारे पास है पेमेंट्स मेड बाय कैश, चेक और स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट ईटीसी। वही बात जो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ आपको मैं कि आपने पेमेंट की है किसके थ्रू, किसी भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में चेक भी आ जाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट, ये डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, इन सब चीज़ों के ज़रिए आप अगर पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट वन हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दिए, कलेक्शन रिसीव्ड इन कैश, चेक, क्रेडिट ट्रांसफ़र इन द बैंक। वही कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सूरत में अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं तो भी कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगी। तो काइंडली ज़रा ये बताइएगा कि अगर आपको ये चीज़ समझ आई है या नहीं समझ आई। जी, काइंडली चैट में बताइएंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ये होता है कि अब चीज़ हमने ले ली है, चीज़ परचेज कर लिया है या चीज़ सेल कर दी है, तो उस सूरत में क्या हम इन फ्यूचर कुछ टर्म्स की सूरत में कुछ टर्म्स उसके साथ हम सेटल करते हैं और उसके सूरत में कहते हैं फ्यूचर में हम इसको पे करेंगे। ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सूरत में पे करेंगे या कैश की सूरत में, जिस सूरत में भी हम लेकिन फ्यूचर में पे करेंगे, इसलिए हमारे कहलाएगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इसको इन्होंने डिफाइन कैसे किया हुआ है, इन विच पेमेंट आर रिसीट इन टर्म्स ऑफ कैश और एनी अदर financial instrument is deferred for some future period। यानी कि हम उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद, यानी कि कुछ देर के लिए हम आपको कुछ देर बाद हम आपको पे करेंगे, यानी फ्यूचर टाइम्स में हम आपको पे करेंगे। लेकिन इस सूरत में भी हो सकता है वो कैश की सूरत में हो सकता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। यानी कि हम फ्यूचर के किसी मौजूदा वक्त के लिए, किसी टाइम ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फ्यूचर में, तब हमने उसकी तब तक हम उस पेमेंट को रोक लेते हैं। डेफर्ड का ये मतलब होता है कि किसी अम, कि अभी पे ना करना और बाद में उसको अदा करना। ठीक है, ये लाइबिलिटी के ज़ुमरे में भी इसको लाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, क्या कहते हैं जी, एग्जाम्पल इंक्लूड। हम इसके एग्जाम्पल क्या दिया, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने गुड्स सेल किए हैं तो हमारे लिए क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है कि हमें बताया गया कि क्रेडिट का खुद ब खुद उन्होंने बता दिया है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ जाएगी। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सिंपल है कि क्रेडिट पे हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स, तो गुड्स जो है वो कस्टमर्स की तरफ से हमने जो क्रेडिट पे गुड्स दी थी वो हमें वापस आ गई हैं, तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, ये भी हमारे पास क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। सप्लायर को आपने कुछ रिटर्न कर दिया है, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एग्जांपल है। अब कैश ट्रांजैक्शन की सूरत में सबसे आसान है कि ये भी है कि कैश ट्रांजैक्शन की सूरत में आपको पेमेंट जो है, ये कैश जो आपके पास इनफ्लो होता है, ये कैश का आउटफ्लो। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उस सूरत में आपके पास इमीडिएटली कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, नहीं आप कैश ले रहे होंगे, नहीं आप कैश दे रहे हैं। काइंडली बताइएगा क्या इस बात की समझ आ गई आपको, ये एग्जाम।
अ, ये बात आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, ये नहीं हो रही? काइंडली आप उसमें बताइएगा, चैट में बताएं आप। क्या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मेरी, या कुछ आपको को क्या चीज़ समझ नहीं आई? काइंडली इधर आप मेंशन करें, हम उसको दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ। नो रिस्पॉन्स। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? जी बताएं ना, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई? आप काइंडली बताएं। ट्रांजैक्शन समझ नहीं आई, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये होता है बेटा कि इसकी सूरत में हम उसकी पेमेंट फ्यूचर में जाके करते हैं। तो इसकी आसान मिसाल ये है कि आप मोहल्ले की शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आम तौर पर गांव में ही, या जो कि होता है कि जो मोहल्ले की शॉप होती है, या इस तरह, या शहर में जहाँ पे कहीं भी आपको कोई मोहल्ले वाले हैं, वहाँ पे कोई कोई शॉप है आपकी मोहल्ले की, तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ इमीडिएटली कुछ चीज़ लेकर आते हैं। उस एट द स्पॉट आपके पास जेब में पैसे नहीं है, या कोई भी और रीज़न है कि आपके पास, तो उस सूरत में उसको आप पे फ़ौरन नहीं करते, तो कुछ टाइम के बाद पे करते हैं। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या 20 दिन बाद, आमतौर पर मंथली पेमेंट की जाती है। तो ये जो आपने उससे कुछ चीज़ पे परचेज़ किया और फ़ौरन आप उसकी पेमेंट नहीं की, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और उसकी सूरत में इसकी दो चार एग्जांपल दी होंगी। इसमें एक एग्जांपल्स में इन्होंने आपको सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ये बताया हुआ है जी, कि आपने उधार पे चीज़ें बेची हैं, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, पहले एग्जांपल में वो बताया जा रहा है कि आप उधार पे चीज़ें बेच रहे हैं, तो भी क्रेडिट है। और नीचे उसने बताया कि आप उधार पे चीज़ें खरीद रहे हैं, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट उन्होंने बताया रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स। आपने चीज़ें बेच दी हैं उधार पे, या चीज़ें आपने कैश पे सेल कर दी हैं, लेकिन कस्टमर ने आपको गुड्स वापस कर दिए हैं। अ, कस्टमर ने आपको गुड्स वापस कर दिए हैं, लेकिन आपने पेमेंट तो नहीं अभी की ना उसकी। जब आप अ, पेमेंट करेंगे तो तब ही होगा जब आपको गुड्स आ गई हैं, लेकिन पेमेंट आपने कैश की सूरत में नहीं की, तो क्या होगा हमारे पास? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक्सक्यूज अब मी सर। नेक्स्ट वन में यही है, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। अब गुड्स आपने रिटर्न कर दी हैं किसको? सप्लायर को, किसी भी वजह से। तो लेकिन आपको पेमेंट कैश की सूरत में नहीं हुई, तो उस सूरत में ये क्या होगा? ये भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब नेक्स्ट, जी बताइए क्या बात है? ये आस्क क्वेश्चन प्लीज। सर मैंने पूछना था कि अगर जो हमारे गुड्स वापस करें कस्टमर्स, तो उसमें पेमेंट हमने तो नहीं ना देनी, क्योंकि वो तो रिटर्न कर रहे हैं।
वॉइस में पूछ लेंगी, वॉइस में पूछ लें आप, माइक ऑन करके पूछ लें आप। सर मैं पूछ रही हूँ कि आपने बताया कि इसकी एग्जाम्पल में जो कस्टमर्स हैं वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो जब वो जी जी गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो पैसे हमने तो नहीं ना देने, जी जी, ठीक है। तो वो आप दोबारा से क्रेडिट पूछें, ट्रांजैक्शन कैसे हुई? दोबारा से फिर बताएंगे काइंडली, सर आपने दोबारा से एग्जाम्पल पूछें सवाल। सर आपने जो इसकी जी एग्जाम्पल्स जी दी है उसमें थर्ड एग्जाम्पल थी रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड इशिंग क्रेडिट नोट। ठीक है, ये रिटर्न ऑफ गुड्स जो है, तो इसके अंदर जी हमें जो गुड्स हैं वो रिटर्न हो रहे हैं कस्टमर्स की तरफ से। जी जी, तो यहाँ ठीक है। पर हमने हमारा पेमेंट कहाँ से आएगी? मतलब पेमेंट तो हमने फिर करनी ही नहीं है ना, पेमेंट तो हमें हमारे कस्टमर्स ने वापस करनी है। नहीं बेटा, आपको बात समझ नहीं आई। रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब है कि बिजनेस की, कस्टमर्स ने बिजनेस को गुड्स वापस कर किए हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, किसी डैमेज की वजह से, या क्वांटिटी के ज़्यादा हो जाने की वजह से, या उनको पसंद नहीं आई, ठीक है। तो इस सूरत ओके। में अगर आपने गुड्स वापस ले लिए और आपने फ़ौरन कैश पे नहीं किया, तो उस सूरत में ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके, मतलब हमने गुड्स रख लिए हैं लेकिन हम उन्हें हाँ जी पेमेंट बाद में करेंगे उनकी। जी जी, पेमेंट बाद में करेंगे। ओके। और अच्छा, उसके नेक्स्ट जो नीचे वाली है वो है रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। तो ये फिर कैसे, मतलब हमने ये है गुड्स कि ले लिए? आपका बिजनेस ने जो उसको सप्लाई कर रहा है, बिजनेस को जो चीज़ें बेच रहा है, मुहैया कर रहा है, जो सप्लायर, उसको बिजनेस ने वापस कर दिए हैं। तो सप्लायर ने अभी हमें पेमेंट, हमें कैश नहीं दिया। जब तक सप्लायर हमको कैश नहीं देगा, तो तब तक ये हमारे लिए क्या चीज़ है, हमारे पास एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब तक, क्योंकि पेमेंट तो अभी हमारे पास वसूल नहीं हुई ना, हमें कैश की सूरत में नहीं। आप ऐसा समझ लें कि जो थर्ड एग्जाम्पल है ये उसका उल्ट हो जाएगा। फोर्थ इसकी यही है, जो है, बात समझ ओके। रही हैं आप। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर्स, हम सादा ज़ुबान में बात करें तो बिल्कुल आसान जो है कि डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे मकरूज़ होते हैं, या जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, जिनको हमने उधार पे चीज़ें दे दी हैं या पैसे दिए हैं, उनसे हमने वापस लेने हैं, तो वो हमारे मकरूज़ होते हैं। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो हैं जिनके हमने पैसे देने होते हैं, या जिन लोगों ने हमारे पैसे, हमसे पैसे लेने होते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने लिखा कि ईच क्रेडिट ट्रांजैक्शन इधर क्रिएट्स अकाउंट्स रिसीवेबल आल्सो नाउन एज डेटर, और अकाउंट्स पेएबल आल्सो नाउन एज क्रेडिटर्स। अब क्या कहते हैं कि जब कभी उधार पे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, या जब कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, तो उसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो जाएंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल को डेटर भी कहते हैं, और उसके साथ अगर इसके अपोजिट चले जाएं, अगर हम कुछ उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन की सूरत में हम कुछ परचेज कर रहे हैं, तो उसकी सूरत में हमारे पास जो है वो अकाउंट्स पेएबल क्रिएट होंगे, जो कि ऑलरेडी हमें क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर भी कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। अब नेक्स्ट उनके एग्जांपल उन्होंने दिए हमें कि क्या दी हुई है जी। एंटिटी बायज गुड्स फ्रॉम सप्लायर विदाउट मेकिंग कैश पेमेंट। यही बात कि किसी बिजनेस एंटिटी ने कुछ गुड्स जो हैं वो परचेज किए हैं सप्लायर से या सेलर से विदाउट मेकिंग कैश पेमेंट, तो इसकी सूरत में हमारा हम क्या बन गए हैं, हम उसके बायज, तो हम उसके क्रेडिटर्स बन, वो हमारा क्रेडिटर बन गया है, हम उसके डेटर बन गए हैं। अब नेक्स्ट पेमेंट, एन एंटिटी सेल गुड्स टू इट्स कस्टमर विदाउट रिसीविंग कैश। यहाँ पे एंटिटी जो है वो क्रेडिटर बन गई है, और कस्टमर यहाँ पे उसके डेटर बन गए हैं। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी सर। सर, इस तरह एंटिटी जो है वो डेब्टर नहीं बनेगी क्योंकि उसने कैश पेमेंट तो दी नहीं है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट में एंटिटी, यहाँ पे एग्जांपल दिया हो ना, एन एंटिटी बायज गुड्स। जब एंटिटी गुड्स बाय कर रही है, जब उसने गुड्स बाय की है, तो तब वो बन रही है डेटर, क्योंकि वो हाँ जी। पेमेंट नहीं कर रही। जो सप्लाई करने वाला है वो उसका क्रेडिटर बन रहा है, ठीक है। अब हाँ नेक्स्ट जी। में बताया,
जब एंटिटी सेल गुड्स, जब गुड्स सेल कर रही है एंटिटी, तो वो बन रही है क्रेडिटर, और जो उसके कस्टमर हैं वो उसके बन रहे हैं डेटर। बात क्लियर होगी? हाँ जी। ओके। अब अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स जो उन्होंने हमें मजीद उन्होंने बताया, कस्टमर टू होम गुड सर्विस आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टर्म्स। यही कि अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं। अब आगे मजीद उन्होंने एग्जांपल में मजीद ये आपको क्लियर हो जाएगी। गुड्स सोल्ड टू यास्मीन ऑन क्रेडिट टर्म्स। अब यास्मीन को उधार पे चीज़ें बेची तो क्या हो गया, यास्मीन हमारे लिए क्या हो गई है, डेटर। अब हाँ कैश जी। रिसीव्ड फ्रॉम यास्मीन आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेल्स, तो ये क्या हुआ, डेटर्स हमारे ख़त्म हो गए। यास्मीन ने जो हमें पेमेंट करनी थी वो उसने अदा कर दी, तो इसकी सूरत में यास्मीन जो डेटर्स है हमारी ख़त्म हो गई है। अब डेटर्स आल्सो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी इसकी क्या कहते हैं, अकाउंटिंग की टर्म्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके मज़ीद मज़ीद आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग टर्म्स जब तक हमें ना आती हों उस वक्त तक इस तरह की चीज़ें हमें ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्ब करती रहती हैं। अब क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेएबल जिन्होंने मजीद किया, सप्लायर्स फ्रॉम होम द गुड्स सर्विस आर परचेज ऑन क्रेडिट टर्म्स, कि जिन लोगों से हमने उधार पे क्रेडिट टर्म्स पे कुछ चीज़ें परचेज की हैं वो हमारे लिए क्या होंगे, हमारे क्रेडिटर्स होंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम मरियम, मरियम से आपने चीज़ें परचेज की तो मरियम हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिटर। हम मरियम के डेटर बन जाएंगे। मरियम हम हमारे लिए अकाउंट्स पेएबल बन जाएगी, यानी कि मरियम को हमने पेमेंट करनी है। पेड कैश टू मरियम आफ्टर 1 मंथ ऑफ परचेज, क्या हो गया कि अकाउंट्स पेएबल या लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई है कि हमने उसको पे कर दिया है। ये मरियम इज़ अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिटर या लाइबिलिटी हमारी थी। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? यस सर। ओके। नेक्स्ट एक हमारे पास प्रैक्टिस है, उसको हम ज़रा देखते चलें। वो मैं आपको करवाता चलता हूँ जी, ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट में ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम हन्नान ऑन क्रेडिट, कि हमारे पास क्या चीज़ है जी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और नेक्स्ट हनान क्या है, हनान इज़ क्रेडिटर है और अकाउंट्स पेएबल है। फोर्थ, यानी कि ऑप्शन उसमें इन्होंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और साथ में इसके साथ साथ हनान हमारा क्रेडिटर है और अकाउंट्स पेएबल है। नेक्स्ट वन बी ऑप्शन में है पेड कैश टू मारिया ऑन अकाउंट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये क्वेश्चन आप ज़रा हमें बता दें कि हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है। जस्ट आपने ये आइडेंटिफाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या डेबिट क्या कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन है, और उसमें जो किस सूरत में डेटर क्रिएट हो रहा है या क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है। ओके। सो फर्स्ट वन था परचेज गुड्स फ्रॉम हनान और क्रेडिट, हमने हनान से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए। जी जी। यस। तो तो ये इसकी सूरत क्रेडिट। में क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई है, और उसके हाँ जी। बाद जिससे हमने क्रेडिटर पे परचेज किया है वो हमारा क्रेडिटर बन गया है, और उसको ओके अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है। ओके ओके। हाँ जी, नेक्स्ट चलें। पेड कैश टू मारिया ऑन अकाउंट, तो मारिया को हमने कैश पे कर रहे हैं, किसकी सूरत में जी, ऑन अकाउंट, उधार पे दे रहे हैं। तो ये तो कैश कैश ट्रांजैक्शन होगी जी जी, कैश और मारिया ट्रांजैक्शन तो डेबिटर होगी। होगी। तो मारिया हमारे लिए डेटर हो जाएगी, ठीक है, और हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिसीव्ड कैश फ्रॉम स्टार ब्रदर्स ऑन अकाउंट। आप उधार पर कैश ले रहे हैं किससे, स्टार ब्रदर्स से। अब स्टार ब्रदर्स हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स, और ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन, और वो हमारे पास हो जाएंगी अकाउंट्स पेएबल।
ओके बात समझ आ गई है जी जी। ऑप्शन सी की। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी पेड कैश टू डोनाल्ड ऑन अकाउंट। आपने कैश दिया है किसको, डोनाल्ड को, उसकी सूरत में अकाउंट उधार पे, तो क्या हो जाएगा जी, कैश ये ट्रांजैक्शन और डोनल्ड इज अ डेबिटर। ऑन जी डेटर, और हमारे पास आगे आ जाएगा इसका अकाउंट रिसीवेबल। अब नेक्स्ट वन ई में है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू जॉन स्मिथ ऑन क्रेडिट। अब ये ट्रांजैक्शन क्या आ जाएगी, क्रेडिट क्रेडिट। ट्रांजैक्शन। और उसके बाद अकाउंट्स हमारे पास स्मिथ क्या हो जाएगा जी, हमारे पास जॉन स्मिथ हमारे लिए क्या हो जाएगा हमारा डेटर। क्रेडिटर नहीं होगा? हम सोल्ड कर रहे हैं गुड्स, सोल्ड कर रहे हैं, हम ले नहीं रहे, परचेज नहीं कर रहे, ओके परचेज नहीं कर रहे, क्रेडिटर जो क्रेडिट हमारे हम खुद सोल्व कर रहे हैं। जब हम स्मिथ को चीज़ें देंगे उधार पे तो स्मिथ हमारा मकरूज बन जाएगा, हमारा डेटर बनेगा, और हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा, हमारा एसेट्स बनेगा ये। नेक्स्ट वन में हमारे पास है जी परचेज गुड्स फ्रॉम माइकल एंड कंपनी। तो हमने जब कभी किसी भी ट्रांजैक्शन में हमको या तो कैश हमें बताया जाए कि हमने कैश पे कर दिया है, या ऑन अकाउंट का वर्ड आ जाए, या ऑन क्रेडिट आ जाए, या इनमें से कोई वर्ड ना आए, तो जब उस कंपनी का नेम आ जाए या पर्सन या एंटिटी का नेम आ जाए, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है, हम उधार पे चीज़ें ले रहे हैं। अब नेक्स्ट वन में हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम माइकल एंड कंपनी, तो हमारे लिए क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट माइकल एंड कंपनी हमारे लिए क्या एक बन सेकंड रहे हैं सर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। उसने हमें यहाँ पर ये उसने बोला परचेज्ड, हमने परचेज कर ली है, लेकिन उसने ये तो बताया नहीं कि हमने क्रेडिट पे किए हैं या कैश ट्रांजैक्शन किया है। क्या मैंने यही बात आपको पहले बताई है, ज़रा आप ने शायद समझा नहीं, कि जब कभी किसी बिजनेस का, पर्सन का, एंटिटी का ट्रांजैक्शन में नाम आ जाए और हमें कुछ भी ना बताया गया हो कि ये क्रेडिट पे है या कैश पे है, इस तरह की बात, तो हमने अज्यूम कर लेना है, हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये क्रेडिट पे है। ओके ओके ये यूनिवर्सल रूल है यहाँ पे कि ठीक है, जब तक आपको ना बताया जाए, नेम आ जाए बिजनेस का, एंटिटी का या पर्सन का, तो आपने समझ लेना है कि ये, और साथ में वर्ड कैश का ना आया हो, तो उसने हमने समझ लेना है कि फ़र्ज़ कर लेना है कि ये ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और माइकल एंड कंपनी जो हमारे पास है, तो हमारा क्या, हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिटर बन जाएंगे और हमारा अकाउंट्स पेएबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गई अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तक हमें ये चीज़ें जो है जानना बहुत ज़रूरी थी कि भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, और आगे हमारे पास क्या कहते हैं जी, कैश ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या चीज़, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वल टू होते हैं सोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या चीज़ है, हमारे रिसोर्सेज हमारे एसेट्स होते हैं, और सोर्सेज क्या होते हैं जिनके ज़रिए हम ये रिसोर्सेज हासिल करते हैं, वो होती है ऑनर इक्विटी और लाइबिलिटीज़। इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो दोनों ज़ीरो पे होंगे। जब एसेट इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज, जब कभी लेफ्ट साइड इंक्रीज होगी यानी कि एसेट साइड इंक्रीज होगी, तो साथ ऑनर्स इक्विटी या लाइबिलिटी वाली साइड भी है वो भी इंक्रीज होगी। और व्हेन एवर जब कभी भी एसेट्स वाली साइड या बहुत किसी भी साइड पे कम होगी या डिक्रीज होगी, तो दोनों साइड पे उसका इफेक्ट आएगा। इसमें तीन ऑप्शन जिन्होंने बताया वो हो सकते हैं, क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि एक, अच्छा जी, एसेस लाइबिलिटी और ये क्लियर कर दें, ठीक हो गया। एसेट्स हमारे वो चीज़ें जो हम, जो भी बिजनेस ऑन करता है या बिजनेस के पोजेशन में है, वो उनको फ्यूचर में अपने इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। या एसेट्स के लिए आप इतना भी जहन में रखें, एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस।
वो होता है कि जो एंटिटी में बिजनेस का ऑनर इन्वेस्ट करता है, वो रुपया पैसे की सूरत में हो सकता है, वो एसेट्स की सूरत में हो सकता है, वो स्टॉक्स की सूरत में हो सकता है, वो लैंड बिल्डिंग मशीनरी किसी भी सूरत में हो सकता है। ऑनर्स इक्विटी में वो होता है कि जो भी वो सब शामिल होता है। दोबारा से मैं फिर बताने लगा हूँ, ऑनर जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, क्या हो गया जी, तो ये बात क्या हुआ है? अब मैं फिर दोबारा से अगेन से आपको बता रहा हूँ कि ऑनर्स इक्विटी में जो बिजनेस का ऑनर या बिजनेस का मालिक जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, वो पैसे की सूरत में हो सकता है, वो लैंड की सूरत में, बिल्डिंग की सूरत में, मशीनरी किसी भी सूरत में, वो ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। और बिजनेस में जो कोई अदर देन द ऑनर्स पैसे हमारे पास आते हैं या हम उधार लेके लेते हैं, ये अदर देन द ऑनर्स, वो हमें लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। हमेशा ऑनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज़ ये जब प्लस करेंगे या इनको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास ये टोटल एसेट्स के इक्वल आएंगे हमारे पास। इनिशियली हमारे पास ये दोनों ज़ीरो होते हैं। जब कभी लेफ़्ट साइड एंड इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ साथ राइट साइड भी इंक्रीज़ होगी। हो सकता है कि दोनों साइड्स डिक्रीज़ हों, और ये भी हो सकता है कि हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हो सेम साइड। अब इसके साथ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको इसमें तीन सूरतें हो सकती हैं, मैं आपको फिर बता सकता हूँ। तो एक साइड में इजाफा होगा तो दूसरी साइड में भी इजाफा होगा। अब दूसरे में ऑप्शन में ये हो सकता है कि एक साइड में कमी हो तो दूसरी साइड में भी कमी होगी। तीसरा ये हो सकता है कि सेम साइड में इजाफा और उसी साइड में कमी भी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे यही, हाँ यही तीन। अच्छा जी, ये आगे जी हमारे पास मजीद उन्होंने ऑनर एक्सप्लेन किया। रिसोर्सेज आर फिनांस बाय एक्सटर्नल सोर्सेज, resources are financed by external sources and internal sources। यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज वो हमारे पास क्या क्या आएंगे, जो हमारे पास कहलाएंगे ऑनर्स एंड लेंडर्स। अच्छा जी, एक्सटर्नल सोर्सेज वाले हमारे कहलाए जाएंगे लाइबिलिटीज़, और जो कि ऑनर सप्लाई करेगा वो कहलाएंगे हमारे पास, हमें जो हमें मिल रहे हैं वो कहलाएंगे ऑनर्स इक्विटी। अब ऑनर्स जो होता है उसको इन्वेस्टमेंट की सूरत में क्या चीज़ें मिलती हैं? इन्वेस्टमेंट की सूरत में उसको जो इनकम हासिल होती है उसमें से उसको प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट, आप कहेंगे प्रॉफिट और इनकम में क्या फ़र्क है, ये दिया हुआ है सामने, आपको देख भी सकते हैं स्लाइड। इनकम में से जब हम एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो जो हमें ऐसे हासिल होता है वो हमें प्रॉफिट कहलाता है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है जी, प्रॉफिट लॉसेस। अच्छा जी, अब अगर इनकम में से एक्सपेंस को माइनस किया जाए और इनकम कम हो और एक्सपेंसेस बढ़ जाएं तो हमारे लिए क्या कहते हैं, ये हमारा लॉस हो सकता है, और ये भी जो उसका ऑनर है उसको बेयर करना पड़ता है। ये बात समझ आइए यहाँ तक? भाई क्या समझ नहीं आ रही है आपको? कल आपने इनिशियल क्लास ली नहीं है, उसमें हमने कुछ टर्म्स वगैरह को डिस्कस किया था, तो कुछ चीज़ें बताई थी। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? ठीक है, श्योर, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन से आप पहले, सबसे पहले ये ज़हन में रखें, इक्वेशन जब भी आपके एक वर्ड आएगा तो यानी कि दो साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। दो साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि एसेट्स बराबर होंगे किसके, वो पैसा जो कि ऑनर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है बिजनेस में,
और वो पैसे के जो कि किसी और लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बराबर होना चाहिए। अगर ऑनर्स का पैसा और दूसरे लोगों का पैसा जो कि उधार पे लिया हुआ, अगर हम उनको जमा करें तो हमारे एसेट्स जितने भी है उनके इक्वल होना चाहिए, उनके बराबर होना चाहिए। तो ये है हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसमें इंक्रीज वाले जो बात आ रही है कि इसमें ये हो सकता है कि भी एसेट्स वाली साइड बढ़ेगी तो ऑनर्स इक्विटी वाली या लायबिलिटी वाली साइड भी बढ़ सकती है। अब सेकंड नंबर पे ऑप्शन ये है कि एसेट्स वाली साइड जो कम होती होगी तो लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी वाली साइड जो है ये भी कम हो सकती है या कम होगी। अब थर्ड वन में ये है कि एसेट्स वाली साइड ही ज़्यादा हो और वही कम हो, यानी कि उसका ऑनर्स इक्विटी और लायबिलिटी वाली साइड पे कोई उसका इफेक्ट ना हो। ये भी हो सकता है इसमें यही वाली अगर वो सेम कर रहा है कि ऑनर्स इक्विटी और लायबिलिटी वाली साइड में ज़्यादती और कमी हो, यानी कि जो भी इजाफा और कमी होगी वो बराबर की होगी। ऐसा नहीं होगा कि 500 की कोई चीज़ में ऑनर्स इक्विटी में ऐड हो रहा है और लायबिलिटीज़ में 1000 लेस हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि वन ऑनर्स इक्विटी में कुछ और जो जो चीज़ लेस या ऐड होगा वो बराबरी का होगा, यानी कि बिल्कुल सेम अमाउंट की सूरत में होगा। अब नेक्स्ट मज़ीद हम इसको फिर आगे चल रहे हैं। वे कंसेप्ट इन्होंने दिया कि ड्राइंग्स का। हम ऑनर्स इक्विटी जब निकालेंगे तो उस सूरत में हमारे पास ये हो सकता है अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम उसमें कैपिटल में ऐड या ऑनर्स इक्विटी में ऐड कर देंगे कैपिटल में, और लॉस हुआ है तो उसको हम माइनस कर देंगे और ड्राइंग्स को भी लेस कर देंगे। ड्राइंग्स ये होता है कि बिजनेस में से ऑनर जो अपने ज़ाती अखराजात के लिए अपनी पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकालता है वो ड्राइंग्स कहलाता है। दोबारा से फिर मैं रिपीट करता जाऊँ कि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए अदर बिजनेस के अलावा, उसका ताल्लुक बिजनेस से बिल्कुल नहीं है, कि जो अपने ज़ाती अखराजात के लिए जो पैसे या चीज़ें या गुड्स जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करता है तो निकाल लेता है बिजनेस से, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, वो ड्राइंग्स कहलाएंगी। हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है हमें। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में है कि हेनरी स्टार्टेड अ बिजनेस माइक्रोलॉजिक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 45,000 इन कैश। हेनरी ने माइक्रोलॉजिक्स के नाम का एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको और स्टार्ट करने के उसने इंट्रोड्यूस क्या करा है, कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है 45,000 रुपये, ये कैश की सूरत में। तो इस सूरत में हमें ये तो इसमें क्या कहते हैं स्लाइड्स में सब कुछ दिया हुआ है, जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास आती जाती हैं हम वैसे वैसे ऐडअप करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश है तो हमने सीरियल नंबर 1 में लिख दिया कैश, और एसेट्स वाली साइड पे और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं। तो हेनरीज कैपिटल कितना आ गया जी, हमारे पास कैश आ गया और 45,000, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, काइंडली बताइएगा। सर हेनरी कैपिटल का क्या मतलब है, मतलब कैपिटल का क्या मतलब है इधर? ऑनर्स इक्विटी बेटा, ऑनर्स इक्विटी हेनरी ने जो इन्वेस्ट किया है, ऑनर्स इक्विटी में को कैपिटल भी कहते हैं। ओके। तो इधर उसने लाइबिलिटीज नहीं है, मतलब कोई लोन नहीं लिया उसने? अभी कुछ भी नहीं लिया, अभी तो स्टार्टअप हो रहा है ना भाई। ऐसा ऐसा ये बात समझ आ गई आपको, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज़ हमारे पास, यानी स्टार्टअप हमने शुरू किया है, कैश इन्वेस्ट किया है, और साथ ही साथ हमारा जो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, शामिल हो जाएगा कैपिटल में, यानी कैपिटल उसने जब इन्वेस्ट किया है तो हमारे पास वो कैश की सूरत में है। अच्छा जी। अब नेक्स्ट उन्होंने नीचे एग्जाम्पल फर्दर एक्सप्लेन किया, हेनरी इज द सोल ऑनर ऑफ द बिजनेस, माइक्रोलॉजिक्स इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, above accounting equation relates to the business micrologics under the business entity concept। अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मैं आपको बताता चलूँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये होता है कि बिजनेस
एंटिटी और उसका ऑनर, ये दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। यानी कि बिजनेस को हमने सेपरेट देखना है और उसके जो मालिक है, जो उसका ऑनर्स है, उसको सेपरेट एंटिटी हमने देखना है। इसी वजह से कहते हैं, जब भी ड्राइंग्स का कंसेप्ट इसीलिए है कि बिजनेस में से जो पैसे उसने अपने ज़ाती अखराजात के लिए निकाले हैं उनको ड्राइंग्स कहते हैं, क्योंकि वो बिजनेस का, उसको हम एक्सपेंस नहीं कहेंगे बिजनेस का। लेकिन सर जो ड्राइंग्स है उसका बिजनेस में क्या काम, मतलब उसका ये तो काम उसके। ये है कि काम कोई भी नहीं है बेटा, लेकिन बात ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप कारोबार कर रही हैं, आपका ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। आपने उसमें 50,000 रुपये का आपने सामान खरीद लिया, आपकी एक दिन की सेल होती है, आप ब्यूटिशियन की सर्विसेज देती हैं, तो आपने 10,000 रुपये वहाँ से अर्न किया है। तो उसकी सूरत में आप घर के अखराजात चलाने के लिए, अदर देन आपने ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ आप सामान वगैरह परचेज करके ले आती हैं, सब्जी वगैरह या कुछ भी और चीज़ें जो कि अपन घर, तो लेकिन इसका घर के जो आप सब्जी वगैरह परचेज करके लाएं, इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपने ज़ात पे अखराजात कर रही हैं, ये अपने घर ओके, पे तो कर ये रही हैं। ड्राइंग्स हैं। ओके। ये ड्राइंग्स आएंगी हमारे पास, ये आपने उधर से पैसा निकाल लिया है आप, और जितना भी 3,000 या 2,000 या 5,000। नेक्स्ट हमारे पास होने दी है ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारे पास, माइक्रोलॉजिक्स परचेज फर्नीचर बाय पेइंग कैश 20,000। फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं 20,000 कैश की सूरत में। अब यहाँ पे उन्होंने बताया था कि भी सेकंड ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं कैश में से 20,000 हमने लेस कर दिया है, और फर्नीचर वाले हमने उसके ऊपर फर्नीचर में क्या कर दिया है, 20,000 लेस कर दिया है। अब 2 नंबर दे के उसके साथ हमने नीचे एक लाइन लगाई है, और बैलेंस हम यहाँ पर लिखते होते हैं इसको, यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 25,000, 20,000 और उसके साथ साथ 45,000। अब नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे एक उन्होंने सेकंड नंबर पे एक चीज़ बताई थी कि ये भी हो सकता है कि सेम साइड में इजाफा भी हो रहा हो, इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो। अब हुआ है ना एसेट साइड पे, जो हमारे लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या हुआ है, 20,000 लेस हुए और 20,000 ऐड भी हुए, किस चीज़ में, फर्नीचर की सूरत में। अभी नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोलॉजिक्स परचेज्ड कंप्यूटर्स फॉर ₹28,000 by paying 8,000 in cash and signing a promissory note agreement with supplier for ₹20,000। ये हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है, यानी कि बोथ एस्पेक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। अब क्या होगा जी, अब पे कितना कर रहे हैं हम 28,000 में से जस्ट 8,000 पे कर रहे हैं, उसको हम कैश में से 8,000 को लेस कर देंगे। और हमने क्या चीज़ परचेज की है, कंप्यूटर 28,000 का, तो कंप्यूटर के हेड में, कंप्यूटर के क्या कहते हैं उसमें, लाइन में या जिसको कॉलम में कंप्यूटर के, तो हमने 20,000 हमने ऐड कर दिया, वहाँ पे लिख दिया। और नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, साथ में बिल्स पेएबल में, जो कि हमारी एक क्या कहते हैं लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। लाइबिलिटीज़ में क्या आगे फिर मुख्तलिफ नाम्स हैं कि कुछ क्रेडिटर्स के नाम से आएंगे, कुछ बिल्स पेएबल के नाम के साथ आएंगे, कुछ अकाउंट्स पेएबल के नाम के साथ आएंगे। तो ये फर्क जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें क्लियर होते जाएंगे। बिल्स पेएबल हमने लिखा है इसको, प्रॉमिसरी नोट की है, तो 20,000, यानी कि हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई है। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने बताया था कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें हम पैसे बाद में देते हैं, तो हमने इसको क्रेडिटर्स में क्यों नहीं लिखा? बेटा क्रेडिटर्स में इसको लिए बिल्स पे मैंने आपको भी बताया, लाइबिलिटीज में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्रेडिटर्स भी आएंगे, अकाउंट्स पेबल भी आएंगे, बिल्स पेबल भी आएंगे। तो ये प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं, तो प्रॉमिसरी नोट एक किस्म का बिल होता है, इसको बिल कहा जाता है, तो इसलिए हमने इसको बिल्स पेबल में लिखा है। अगर ये प्रॉमिसरी नोट ना यहाँ पे ट्रांजेक्शन में मेंशन होता, तो हम इसको क्रेडिटर्स में लिख सकते थे, अकाउंट्स पेबल कहकर भी हम लिख सकते थे। ओके। ओके सर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद जब हमने उसको बैलेंस किया है तो क्या हो गया, 17,000 और हमारे पास कैश का बैलेंस आ रहा है, और 20,000 हमारे पास फर्नीचर का, और 28,000, और ये टोटल कुल मिला के हमारे पास कितना बन रहा है,
और साथ में 20,000 प्लस 45,000, यानी कि हमारे पास ये 65,000 के एसेट्स हैं हमारे पास, और उसी तरह से 65,000 का हमारे पास जो कि ऑनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज़ वाली साइड पर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में उन्होंने बताया कि माइक्रोलॉजिक्स इंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग स्टॉक्स इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 1,350 and agreed to pay supplier in near future। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं जी, हमने कुछ चीज़ें परचेज की हैं, स्टॉक परचेज किया है और नियर फ्यूचर हम पे करना चाह रहे हैं इसको। तो नियर फ्यूचर पे करेंगे तो इसलिए हमारा क्या क्रिएट हो रहा, क्रेडिटर क्रिएट होगा। तो अब ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, स्टॉक्स में हमने 1,350 या 1,350 रुपये हमने लिख दिए हैं कॉलम में स्टॉक्स के, और साथ ही साथ क्रेडिटर्स में भी हमने 1,350 रुपये लिख दिए हैं। यानी कि एसेट्स वाली साइड इंक्रीज हुई है, तो उसके साथ साथ लाइबिलिटीज वाली साइड भी इंक्रीज हुई है, या ऑन इक्विटी। क्लियर है ये बात, ये ट्रांजैक्शन? जी जी फरहान जी बताएं, आपको कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? अब जी दोबारा कर रहे हैं। हाँ जा चुका है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास ये हो गया, अब थर्ड वन पे है हमारे पास। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन माइक्रोलॉजिक्स प्रोवाइडेड सर्विसेज टू कस्टमर फीस ऑफ 7,500 and its amount in cash। माइक्रोलॉजिक्स ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और उसकी सूरत में उसने अर्न किया 7,500 कैश। अब कैश को हमने कैश के कॉलम में ऐड कर दिया है, और जब ऐड किया है तो कैश इसमें इजाफा हो गया, ये इंक्रीज आ गया। तो उसकी सूरत में नेक्स्ट हमारे पास जो था वो प्रॉफिट में उसने हमें शो करवाया। ये भी हो सकता है सम टाइम इसको आप प्रॉफिट में भी ऐड करके आप लिख सकते हैं, और इसको आप कैपिटल के हेड में भी आप शो करवा सकते हैं। ये दोनों सूरतों में ठीक होगा। यानी कि हेनरीज के कैपिटल में आप 7,500 जो है ऐड कर देते तो टोटल आपके पास 52,500 हमारे पास हो जाता। तो ऐसे भी आप 7,500 प्रॉफिट के हेड में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन ऑफ नीचे कीजिए, माइक्रोलॉजिक्स द एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द मंथ एज फॉलोज। उसने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, वेजेस उसने किया 2,125 रुपीज़ के, और रेंट दिया 800 का, और यूटिलिटीज़ कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि किसी कस्टमर आ गया उसको चाय वगैरह पिला दी, और जो उसके साथ कुछ स्टेशनरी वगैरह परचेज़ कर ले, या कहीं से आप कुछ चीज़ लेके आ रहे हैं तो उसका फ्राइट दे दिया, यानी किराया दे दिया, मिसलिनियस ऐसे छोटे मोटे अखराजात। तो इनका टोटल करके उन्होंने 3,650 हमने कैश में से लेस कर दिया है, और फिर उसमें उसके बाद प्रॉफिट में से हमने लेस कर दिया है। तो ये इसको हम उसमें से भी लेस कर सकते थे, कैपिटल में से भी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट का हेड दिया हुआ है तो प्रॉफिट के हेड में से ही लेस कर दिया जाए। तो आमतौर पर इनकम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकम के हेड में से ही लेस होते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया, माइक्रोलॉजिक्स पेड 950 रुपीज़ टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द मंथ। आप 950 रुपये आपने क्रेडिटर को दे दिए हैं, वो क्या होगा, अपने कैश में से इधर से लेस कर दिए, और उसके बाद और क्रेडिटर्स में से भी 950 रुपये लेस कर दिए, और बाकी का आपने बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजेक्शन 8 नंबर है जी, ड्यूरिंग द मंथ माइक्रोलॉजिक्स सोल्ड आउट स्टॉक कॉस्टिंग ₹800 फॉर ₹1,200 ऑन क्रेडिट टर्म्स, अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 400। समटाइम ये भी हो सकता है कि आपको उसने अभी बता दिया कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है, और ये भी हो सकता है कि आपको ये प्रॉफिट का ना बताए कि प्रॉफिट हमने अर्न किया या नहीं किया। तो आपने खुद यहाँ पे एनालाइज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रख के इस जो ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया जी, हमने
800 की चीज़ें थी और कितने की सेल की हैं, 1200 की। तो हमने लेस कितने की करनी है, 1200 की। और डेटर्स जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ है वो 1200 का है, और उसके साथ साथ प्रॉफिट जो हमारे पास कितना हुआ है 400 का हुआ है, वो हमने लिख देना है। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे वो कैश की सूरत में है या उसकी सूरत में है, क्रेडिट की सूरत में, तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ है या जो इनकम हुई है उसको हमने फ़ौरन से वैसे ही एंट्री उसकी कर देनी है अकाउंट्स में। सर एक्सक्यूज मी सर, सर हमने स्टॉक में से 800 की जो है वो स्टॉक लेकर 800 का तो जी 1200 जी में हमने सोल्ड आउट किया है, तो ये डेबिटर्स जी में कैसे आ गया? बेटा, डेटर्स हमारा इसको अकाउंट रिसीवेबल का नाम भी दिया जाता है, ये हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। एसेट्स साइड में हमने जस्ट एसेट्स को लिखना होता है। तो जितने भी यहाँ पे हेड आप देख रही हैं, कैश है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये स्टॉक है, ये डेटर, ये सब के सब हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। जी तो ये जब तो जी ये तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैंने ये पूछना था कि हमने किसी चीज को 1200 रुपीज में सोल्ड आउट किया है, तो ये जो जी 1200 रुपीज हैं ये डेबिटर्स में आएंगे? अगर आपने उधार पे सेल किया है तो डेटर्स में आएंगे बेटा। ये डेबिटर्स जो आप कह रही हैं ना, ये नहीं होता, इसमें बी को हम साइलेंट कर देते होते हैं, तो ये डेटर हमारा पड़ा जाता है, ठीक है। ओके, तो डेटर्स। हाँ, तो डेटर में हमारा 1200 इसलिए आएगा क्योंकि हमने उधार पे सेल की हैं चीज़ें। अगर हमने कैश पे सेल करते तो जस्ट कैश में एंटर करते हैं हम, ठीक है। अभी उधार पे सेल किए हैं, जैसे ही हम उधर हमारे कैश रिसीव होगा तो हम कैश में ऐड कर देंगे और डेटर से लेस कर देंगे, ठीक है। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, एट द नाइन्थ ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ मंथ हंड्री विदड्रॉ 2000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। वही बात आ गई किस चीज़ वाली, कि ड्राइंग्स वाली। पर्सनल यूज़ के लिए वो ले रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है कि एक तो कैश से लेस कर रहे हैं, और नेक्स्ट हम किससे लेस कर रहे हैं, प्रॉफिट से या कैपिटल से लेस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट है हम पड़ा, तो हमने प्रॉफिट से प्रॉफिट क्यों से लेस लेस कर किया। रहे हैं सर? प्रॉफिट्स बेटा आप इसको ऑन, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास अभी है, ये प्रॉफिट्स का हेड दिया हुआ है, तो इसलिए हम कैपिटल से भी लेस कर सकते थे और प्रॉफिट में से भी। अगर प्रॉफिट्स और कैपिटल दोनों ऐड अप होते तो हम कैपिटल में से ही लेस करते। अगर हमारे पास प्रॉफिट के हेड में कुछ रकम पड़ी है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट में से ही लेस करेंगे। कुछ प्रॉफिट आपको होता है तो उसके बाद ही आप जो क्या कहते हैं बिजनेस को, हाँ जी। आप आमतौर पर हम प्रॉफिट में से ही पैसे को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स के बगैर यानी कि कैपिटल में से बहुत कम होता है कि हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें इस्तेमाल करें। अब यहाँ तक ये जितनी भी नाइन्थ ट्रांजेक्शन है आप सबको इसकी समझ आ गई है? अगर किसी में कन्फ्यूजन है तो काइंडली बता दें, हम इसको एक नज़र देख लेते हैं। सर लास्ट रिजल्ट तो आपने बताया ही नहीं कि फिर क्या रिजल्ट हुआ इसका। रिजल्ट आप देख लेना, लास्ट रिजल्ट आपको मैं शो करवा देता हूँ, ये ठीक ठीक है। नाइन्थ ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, अगर आप कैलकुलेट कर लें चीज़ों को, तो सब की सब टोटल इक्वल आएगा सर। अब 17,900 कैश है आपके पास, और 20,000 आपके पास फर्नीचर है, और 28,000 आपके पास कंप्यूटर की मालियत है, और उसके साथ साथ 550 और 1200 डेटर्स हैं, और 500 आपके पास स्टॉक्स की सूरत में। अगर आप इनको कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास है कि कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो ये इक्वल होने चाहिए हमारे पास साइड। तो ये अभी आप कैलकुलेट कर लें, अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है मोबाइल में, तो जी कैलकुलेटर सर। होगा, अगर मोबाइल आपके पास है। तो जैसे कि हम 1200 प्लस 550 प्लस 28,000, 67,600। नेक्स्ट हाँ हमारे जी, पास सिक्सटी इसमें लेस सेवन करते हैं। थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी अब इसमें से लेफ्ट साइड जो दूसरी साइड है हम उसको लेस तो ऐड कर लें, आप वो पता चल जाएगा इसके बराबर है या नहीं है। सर वो ज्यादा हो गई है। नहीं नहीं, ओके, इक्वल है।
67। Equal है। हाँ जी, इक्वल है बिल्कुल। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आप पढ़ रहे हैं काउंटिंग इक्वेशन, या भी आपको जब भी आपने कभी अलजबरा सॉल्व किया होगा वहाँ पे हाँ भी जी, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इज साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हाँ जी। पढ़ा होगा। उसी तरह का ये एक बेसिक कंसेप्ट है। सर एक सेकेंड सर, अगर एसेट्स इज नॉट इक्वल टू आ जाए लेबिलिटी प्लस ओनर्स इक्वेशन, तो ये हम इसका मतलब ये कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो हमने रिकॉर्ड किया है उसमें मिस्टेक है। अच्छा, मतलब ये दोनों इक्वल आने चाहिए हमेशा। जी जी, इक्वल आने चाहिए हमें। ठीक है, इसका मतलब यही है कि इसमें हमारी क्या मैथमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो हमारी ख़राब है, या हम मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो हम सही नहीं कर सके, या हमने ट्रांजैक्शन को सही तरह से इंदराज या इंटर नहीं किया, अगर ये इक्वल नहीं आता तो। ओके। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसकी जो क्या कहते हैं कुछ वो डिस्कस करेंगे, क्या कहते हैं फर्दर इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को, और इसके साथ साथ हम उसको डिस्कस करेंगे, क्या कहते हैं जी, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स जब आती हैं तो भी क्या कहते हैं कि स्टूडेंट जो पूछ रहा था कि सबसे पहले एसेट्स और ये दूसरी चीज़ें हमें क्लियर करें, क्योंकि टाइम शॉर्ट था इस वजह से मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे आया था, मगर पहले पहले कल से इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट इसको आगे लेकर चलेंगे। चुप कर दो कर दूँ। जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।